खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस समय यूपी में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के इसको चुनावी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, लेकिन अखिलेश यादव ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची, यहां पर उन महिलाओं से मुलाकात की जिनके साथ पंचायत चुनाव के दौरान अभद्रता हुई थी। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिले के पसगवा की रहने वाली अनीता यादव के साथ बदसलूकी हुई थी। लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा कराई गई। पुलिस और प्रशासन ने उम्मीदवारों का अपहरण किया। नामांकन करने जा रहे उम्मीदवारों को पुलिस उठाकर ले गई। नामांकन पत्रों को फाड़ दिया गया। यहां तक कि महिला उम्मीदवारों को भी मारा पीटा गया। प्रशासन वोट के लिए लोगों को धमका देता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही उन्होंने चुनाव दोबारा कराने की मांग की। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको समझाया कि मैं क्यों आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो महिला है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। ये उनका संवैधानिक हक था, उनका अधिकार था कि वो नामांकन पत्र अपना भरें, चुनाव लड़ें, और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गई। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए, तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी गया था। एक 19 साल का लड़का भी है जो अनीता जी के साथ था। उनका पूरा परिवार था और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की, उनको सस्पेंड कर दिया आपने। बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है। और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है? यहाँ क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकते हैं? क्या ये है हमारा लोकतंत्र आज? तो हमें ये पूछने की जरूरत है। आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है मौन, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। एक आध कर रहा है मदद, बाकी सारे खड़े हैं। तो क्या आप अपने प्रदेश में यही चाहते हैं, देश में ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाए? प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे हैं कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए। और हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ है। कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आप इसमें क्या जिस तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो इनको लखनऊ बुलाया था, चल के लोग गए थे, आप मिलने आई, इसको किस तरह परिवार के तौर पर? मैं मिलने इसलिए आई हूँ, महिला है, मेरी बहन है, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस देश की एक एक महिला, उत्तर प्रदेश की एक एक महिला, पूरे भारत देश की एक एक महिला इनके साथ खड़ी है। मैंने इनसे कहा आप घबराओ मत, हौसला रखो, एक दिन वो नामांकन पत्र भरोगी और वो चुनाव जीतोगी, और जरूर लड़ो। तो हम सब लड़ेंगे उनके लिए। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया है लोकतंत्र में? हमने क्यों दिया गया है? ताकि महिलाओं का अधिकार बने। और ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहाँ से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे। ये तो लोकतंत्र नहीं है ना। सामाजिक मुद्दे पे आप बिल्कुल। आप क्या मांग करती हैं? आप क्या मांग करती हैं? मैं मांग करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो यहाँ। और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल, और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। जो हाई प्रोफाइल नेता है बीजेपी की सांसद है, उन पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने
आप क्या कहेंगे, आप उनसे क्या कहेंगे? इतना हाई प्रोफाइल नेता है। उन्होंने महिला का, मैं ये कहूंगी कि जो भी इन लोगों के पीछे है, चाहे हाई प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने इन गुंडों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, जो देख रहा है वीडियो में कि इस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव की ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें और यहाँ पे जो चुनाव होना। प्रियंका गांधी को आपने सुना, यूपी इलेक्शन को लेकर बीजेपी का क्या कहना है, अब वो आपको सुनवाते हैं। ये जो कांग्रेस का कुनबा है, ये कांग्रेस को कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी सियासत को ही संविधान मान के बैठा हुआ है। उनको लगता है कि कांग्रेस अगर पूरी तरह से धूल धूसित हो रही है, खत्म हो रही है, तो संविधान पे हमला हो गया, संविधान जो है वो खतरे में आ गया। तो एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और उसकी सियासत संविधान नहीं है। देश और देश के लोगों की संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो मजबूत रहेगी। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह की निगेटिविटी से भरपूर पॉलिटिक्स कर रही है, जो उनकी मानसिकता नकारात्मकता से भरपूर है, उसका उनको नुकसान हो रहा है। अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे तो फिर जब भी जो भी उनका ऊपर इस समय योगी वर्सेस प्रियंका गांधी हो रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही है कि हालात क्या हो चुके हैं। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है कांग्रेस की तरफ से और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जैसे शुरुआत हुई है, ये तो अभी शुरुआत है, ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है उत्तर प्रदेश की। प्रियंका गांधी आगे और क्या क्या करती हैं आने वाले चुनाव में, क्योंकि अभी तकरीबन 6 महीने का वक्त बाकी है। 6 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। प्रचार की जो कमान प्रियंका गांधी ने संभाली, इसको प्रचार ही कहा जाएगा एक तरीके से। कांग्रेस का चुनावी स्टंट ही इसको माना जा रहा है, जो कि प्रियंका गांधी ने शुरुआत करती। हालांकि हमने पहले भी देखा था, जब पहले यूपी के विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तब भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों बहन भाई ने कमान संभाली हुई थी। हालांकि कुछ हासिल नहीं हो पाया। चेहरा पहले बीजेपी का सामने नहीं था, योगी का चेहरा बाद में आया, मुख्यमंत्री बाद में बनाया गया था, लेकिन वहां पर मोदी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया था, तब बीजेपी ने विजय हासिल की थी। पहले जो मेहनत की थी वो सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार 6 महीने पहले से मेहनत देखने को मिल रही है। वो अलग की बात है कि कांग्रेस टूट रही है। जिन नेताओं का पीढ़ियों से नाता था कांग्रेस के साथ, वो छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन पार्टी अपनी जगह जमी हुई है। गांधी परिवार को पहले से ही कहा जाता है कि पार्टी गांधी परिवार में सिमटी है और गांधी परिवार पार्टी में सिमटा हुआ है। गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार। अब जो तस्वीरें आ रही हैं, ये राजनीति का एक अलग चेहरा देखने को मिल रहा है। उन महिलाओं के साथ आज मुलाकात करते हुए देखा गया प्रियंका गांधी को, जिन महिलाओं के साथ अभद्रता हुई थी पंचायत के इलेक्शन में, उन महिलाओं से जाकर बातचीत की है। हालांकि सहानुभूति इसको कहा जा सकता है, या फिर राजनीतिक स्टंट इसको कहा जा सकता है, या फिर चुनावी स्टंट इसको कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अगर बीजेपी को देख ले तो वहां प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। योगी का चेहरा काफी है, बीजेपी को ऐसा लगता है, लेकिन मोदी का चेहरा अगर आ जाए तो ताकत दोगुनी हो जाती है। अब इन दो चेहरों को कांग्रेस टक्कर कैसे देगी, ये बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी के कंधों पर है। राहुल गांधी भी पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं, लेकिन जो ताकत अभी देखने को मिल रही है कि युवा राजनीति का चेहरा जैसे कहा जाता है, युवा राजनीति का चेहरा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को माना जाता है। अगर महिला प्रचार करे या फिर महिला पार्टी की कमान संभाले तो कहा यह भी जाता है कि महिलाओं पर इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, कि अगर महिला नेता है तो महिलाओं पर इम्प्रेशन अलग ही तरीके से होता है। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो कमान संभाली हुई है, इस बार देखने को मिला 6 महीने का वक्त अभी बाकी है। तस्वीर अभी जैसी है ये बदल भी सकती है, इसके उलट भी हो सकती है, या फिर ऐसी भी रह सकती है, इससे थोड़ी बदली भी दिखाई दे सकती है। मुकाबला इस समय सीधा जो देखने को मिल रहा है, अभी तक कांग्रेस में वो सक्रियता नहीं दिखाई दे रही थी जो कि बीजेपी में थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जब से कमान संभाली है, अब जो सीधी टक्कर है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, या फिर इसके ये भी कह सकते हैं कि योगी वर्सेस प्रियंका गांधी। उधर अखिलेश यादव है, त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए वो काफ़ी है। वहाँ पर ये त्रिकोणीय मुकाबला जो बना है वो अखिलेश यादव की तरफ से बना है। मायावती हैं, मायावती ने साफ कह दिया है कि इलेक्शन हमें अकेले लड़ना है और बसपा सरकार बनाएगी। हालांकि
4 पार्टियों का सीधा मुकाबला हो सकता है, लेकिन मायावती की उतनी सक्रियता देखने को मिल नहीं रही है जितनी इन 3 पार्टियों की है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका। ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यूपी इलेक्शन है, लेकिन चर्चा जिस तरीके की निकलकर सामने आ रही है, पहला सवाल मेरा ईशान जी आपसे होगा, क्योंकि प्रचार की तस्वीरें हम जैसी देख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जाते हैं उत्तर प्रदेश में, काशी में जाते हैं। कहा यह गया था कि बीजेपी की तरफ से बिगुल बजा दिया है प्रधानमंत्री ने। अब प्रियंका गांधी 3 दिवसीय यूपी के दौरे पर हैं, पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। राजनीतिक स्टंट इसको कहा जा रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? आपका राजनीतिक नजरिया क्या कहता है? काजल जी, देखिए, कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। पहली बात तो ये, अगर कोई प्रचार करने जा रहा है या अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहा है या फिर कोई नेता अपने लोगों से मिलने जा रहा है तो उसको प्रचार तो कहेंगे ही, लेकिन कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। और प्रचार करना कोई गलत बात थोड़ी है। अगर कोई चुनाव आ रहे हैं, अगर बाहर जाके अगर नेता कोई बाहर जाके बोलेगा कि हम ये वादे आपसे कर रहे हैं, ये चीजें आपके राज्य में ठीक नहीं हुई, या फिर ये चीजों पे हम आगे काम करेंगे, इस तरह से आपको रोजगार देंगे, इस तरह से आपको नौकरी देंगे, इस तरह से आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, तो इसमें क्या राजनीतिक स्टंट है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर वाराणसी जाते हैं तो वो भी तो एक राजनीतिक स्टंट बोल सकते हैं, उसको राजनीतिक स्टंट नहीं बोलेंगे क्या? बिल्कुल, मैंने तभी कहा, मैंने ईशान जी तभी कहा कि चुनावी बिगुल प्रधानमंत्री ने बजाया। मैंने इसीलिए तभी पहले शुरू में ही कह दिया था। बिल्कुल, देखिए, चुनावी बिगुल तो बच चुका था, बहुत पहले ही बच चुका था चुनावी बिगुल तभी बच चुका था जब हम देख रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस में चेंजेस हुए थे, प्रियंका गांधी जी को महासचिव बनाया गया था, तब भी चुनावी बिगुल बच चुका था। तो देखिए, ये है कि उत्तर प्रदेश की हालत इस टाइम, देखिए, अगर मूल मुद्दे में आपको उत्तर प्रदेश के गिनवाने चाहूँ तो देखिए, कुछ तो जो आजकल मुद्दे भटकाने की कोशिश की जा रही है, उस पर चुनाव नहीं होने चाहिए। मूल मुद्दे उत्तर प्रदेश के अब भी ये हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी की जो वेव 2 आई थी, उसमें ना लोगों को ऑक्सीजन बेड्स मिले, ना वहाँ पे वेंटिलेटर्स मिले, ना लोगों को आईसीयू मिले, ना फिर वहाँ पे लोगों को जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं वो मिल पाई लोगों को। तो दूसरी चीज यहाँ पे ये है, जो किसानों के मुद्दे हैं। देखिए, किसानों के 2 मुद्दे हैं। अगर आप देखिए गन्ना किसानों के, तो गन्ना किसानों का जो रेट है वो 4 साल से अभी तक नहीं बढ़ा हुआ है, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक बढ़ाया है। दूसरी चीज यहाँ पे किसानों की ये है कि जो किसानों का, जो गेहूं का किसान है, उसकी खरीद अभी तक नहीं हुई है। 70 से 80% खरीद जो है वो हरियाणा और पंजाब जैसे प्रदेशों में हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी आधी भी अभी तक नहीं हुई है। तो ये मुद्दे होने चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि क्या आपको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली कि नहीं मिली 4 साल में, क्या आपके घर के बाहर सड़क है वो बनी कि नहीं बनी, क्या आपके बच्चों को रोजगार मिला, क्या आपके बच्चों को शिक्षा मिली, क्या आपको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली। ये मुद्दे होने चाहिए, बनिस्पत इसके कि हिंदू मुसलमान करवाएं। जिस तरह से कल हमने योगी जी को सुना कि वो लव जिहाद बोल रहे थे कि लव जिहाद हो गया है, या फिर हिंदू मुसलमान की जगह भारत पाकिस्तान करवाएं। इन सब मुद्दों से सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को घुमाया जा रहा है। और लोगों से मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट डालें, भ्रमित ना हो, किसी भी राजनेता की भ्रमित करने वाली बातें हैं उसमें ना फंसे। ठीक है विपिन शर्मा जी, कैसी राजनीति आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस समय? क्योंकि जो इस समय चल रहा है, ये तो खैर इसको शुरुआती माहौल ही कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी वहां पर जाती है, अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन करने की पुरजोर कोशिशों में जुड़े हुए हैं। कैसे आप देख रहे हैं इसे पूरा? सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूंगा कि चुनावी बिगुल तो बच चुका है। आप अगर प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नई परियोजनाओं का लोकार्पण करा, घोषणा करी, और उसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ पर 3 दिन के दौरे पे हैं। देखिए, हर एक कोई अपना पूरा दमखम लगाएगा, क्योंकि ये सब समझते हैं, सारे राजनीतिक दल समझते हैं, उनके नेता समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का 2022 का जो चुनाव है वो सेमीफाइनल है, बड़ा वाला चुनाव से पहले 2024 का लोकसभा का चुनाव। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, मैं क्योंकि चर्चा विषय पे मैं उसी पे रहूंगा। यहाँ पर मुद्दा ये है कि कांग्रेस कितनी तैयार है। और आप भले ही ये आपके आज इस जो कार्यक्रम आपने रखा है उसमें आप लोग ये बता रहे हैं कि इसमें सीधी टक्कर जो है, सीधी टक्कर आपस में
कांग्रेस की और भाजपा की है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि यहाँ पर अगर इस समय उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो आमने सामने इस समय समाजवादी पार्टी और भाजपा है, क्योंकि यहाँ पर तो उनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और कांग्रेस को पूरे दमखम से उतरना पड़ेगा, अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कांग्रेस को उन्हीं के नेता बताते हैं कि आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, गिरवान में झांकने की आवश्यकता है, संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, तो कांग्रेस जान के अनजान बनी हुई है। कांग्रेस का जो हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जो योगदान रहा है वो उसको आप नकार नहीं सकते, वो स्वर्णिम इतिहास रहा है। और अब दिल्ली के खास तौर पे मैं बात करूं, दिल्ली राजधानी जो है वहां पर शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो वहां पर 1998 से लेकर 2013 का जो दौर जो विकास कार्य दिल्ली ने देखे, दिल्ली वासियों ने देखे, उसका श्रेय निस्संदेह कांग्रेस की सरकार को जाता है, शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। लेकिन कांग्रेस आत्ममंथन करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि दो बारी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लेकिन कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पर खामियां भी हैं और यहाँ पर अगर भले ही राहुल गांधी बात करते हैं कि संगठन को हम मजबूत करेंगे, लेकिन वो महज बातों में रह जाता है, अमल नहीं होता उस पर। और यहाँ पर देखिए बड़ी अहम बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस बढ़ चढ़ के पूरे दमखम से उतरती है तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। पूरे आप उनके कैडर को संगठन अपने उसको भी एक अच्छा संदेश मिलेगा। और प्रियंका गांधी अगर खुद वहां पर 3 दिवसीय दौरे पे हैं और वहां पर अपने आप मनोबल बढ़ेगा बाकी जो कार्यकर्ता है। क्योंकि आप अगर दूसरी परिस्थिति लीजिए कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस अंदाज में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपना जोर दिखा रही है, जो और वो जो सामने है, बिल्कुल आप उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, पंजाब में बिल्कुल सीधी टक्कर होगी इस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। और ये जताया जा रहा है कि बड़ी प्रबल संभावना है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना ले पंजाब में। तो यहाँ पर ऐसी जब स्थिति आ रही है और राष्ट्रीय स्तर पे अगर आम आदमी पार्टी एक दूसरा विकल्प बन जाती है और सबसे ज्यादा विपक्ष की भूमिका में आ जाती है, तो वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि कांग्रेस अभी इस समय क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव हारे, सुपड़े साफ हो गए थे यहाँ पर, और उसके बाद राज्यों के चुनाव, कई राज्यों में वो चुनाव हार गए। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस आत्ममंथन नहीं करती तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप खुद देखें कि वहां पर कांग्रेस पंजाब में रखा इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो बातें बिल्कुल खुल के आ गई हैं यहाँ पर। और वो अब बिल्कुल अगर आप उनको पीसीसी चीफ भी बनाते हैं वहां का, तो वहां पर भी ऐसा जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे भी संतुष्ट नहीं होंगे। और अगर उनको बनाया गया तो वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में तो ऐसा जो प्रतीत होता है अभी जो वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके आधार पे ये बोलना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर वो नवजोत सिंह सिद्धू वो भी संभावना जताई जा रही है वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर जाएंगे और आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दें। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आप खुद देख रहे हैं, पहले हिमंता बिस्वा शर्मा समय मांगते रहे राहुल गांधी से, उनको समय नहीं मिला, वो हताश होकर भाजपा की तरफ रुख करके आज असम के मुख्यमंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसादा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें कि 7 सांसदों को जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है मोदी सरकार का, उसमें अगर शामिल करा गया, वो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि यहाँ पर कमर कस ली है भाजपा ने और वो योगी सरकार ने भी, कि यहाँ पर उनमें पहले आपने देखा कि कैसे बातें चल रही थी कि योगी और प्रधानमंत्री मोदी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने समय रहते अपने जो आपस के मतभेद थे, जो भी रही होंगी बातें, उसको सुलझा दिया, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कांग्रेस को भी जो अंतरकलह मची हुई है, आप देख रहे हैं कि आपस में कई वरिष्ठ नेता हताश हैं। उधर G23 था पहले, अब G22 हो गया है और जितिन प्रसादा चले गए हैं। तो यहाँ पर इतने जब बड़े वरिष्ठ नेता जिनका योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो वो अगर समय रहते उनके जो गिले शिकवा है उनको अगर दूर नहीं करा जाता तो वो कांग्रेस के हित के लिए अच्छा नहीं है। और लोकतंत्र में देखिए विपक्ष मजबूत होना बहुत अति आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति में कोई विपक्ष सामने नहीं है भाजपा के, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ईशान त्यागी जी, ये विपक्ष की बात को ही उठाते हुए आपसे भी मेरा सवाल होगा कांग्रेस को, क्योंकि हम जैसे अन्य राज्यों की स्थिति को भी देख रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश को देख लें, हम पंजाब को देख लें, या फिर जो वरिष्ठ नेता थे, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ नेताओं का पीढ़ियों से रिश्ता था कांग्रेस का, उनका छोड़कर जाना, चाहे वो जितिन प्रसाद हो या फिर सिंधिया हो, उनका छोड़कर जाना, जरूरत तो है मंथन की। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है मंथन की कांग्रेस पार्टी को। देखिए जैसा कि अभी विपिन शर्मा जी ने बोला, मैं उनकी बात से पूर्णतः अग्री करता हूँ ये बात कि जो कांग्रेस का इतिहास रहा है वो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है।
आप देखिए पिछले 70 सालों में बोलने को तो बहुत आसानी से बोल देते हैं लोग कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 70 साल में हमारी जो इकोनॉमी है भारत देश की, वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी थी। वो ऐसे ही नहीं बन जाती। कांग्रेस ने 70 साल में काम तो किया है। हाँ, इस टाइम पार्टी कमजोर है, इसलिए पार्टी को इस टाइम आत्ममंथन करने की जरूरत है और एक फ्रेश ब्लड जिसे बोलते हैं नए चेहरों को लाने की जरूरत है और एक युवा चेहरों को लाने की जरूरत है। ठीक है, G23 जो कर रहे हैं वो करने दीजिए उनको आप ना मना सकते ना देखिए वो लोग पहले से उनको बहुत ऑलरेडी वो पहले मिनिस्टर मंत्री रह चुके हैं, वो बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं। इस टाइम कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत है खासकर उत्तर प्रदेश में नए चेहरों को लाने की, युवा चेहरों को लाने की। और एक तरह से मैं अगर बोलूं तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है वहां पे आप देखिए जाति जो है वो कटु सच्चाई है। जो चुनाव होता है वो जाति देख के होता है और लोग जाति देख के ही वोट डालते हैं। ये माननी पड़ेगी बात, ये कटु सच्चाई है, होना नहीं चाहिए लेकिन ये कटु सच्चाई है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि कांग्रेस पार्टी जो इस टाइम कोशिश कर रही है कि वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स कर ले एक तरह से, वो नहीं चलेगी यहाँ पे। कांग्रेस का जो सबसे प्राइमरी वोटर था उत्तर प्रदेश में वो था अपर क्लास, यानी कि ब्राह्मण और ज्यादा से ज्यादा आपके जो ठाकुर हो गए। तो उस वोट बैंक को वापस कांग्रेस पार्टी को कैप्चर करना पड़ेगा और वो तभी संभव है जब कांग्रेस अपर कास्ट की पॉलिटिक्स करे और अपर कास्ट से यानी कि ब्राह्मणों को साथ लेके चले। अगर आप ब्राह्मणों को साथ लेके चलेंगे तो देखिए कई जो जातियां हैं वो अपने आप आपके साथ साथ जुड़ती चली जाएंगी। लेकिन जिस तरह की कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है, मैं ये नहीं कहता प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं या उनके नीचे के जो लीडर हैं वो कोशिश कर रहे हैं या उनके प्रदेश अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश विफल हो जाएगी अगले साल अगर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी चलती रही। और मैं एक विपिन शर्मा जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस टाइम उत्तर प्रदेश में जो सीधी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी फिलहाल भी समय है। वो समय रहते हुए अगर अपनी पॉलिटिक्स चेंज कर दे और एकदम एग्रेसिव होके आगे आए तो ये एक त्रिकोणीय टक्कर हो सकती है और जो कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी कांग्रेस के लिए और एकदम रिवाइवल हो जाएगा पूरे देश में कांग्रेस का अगर उत्तर प्रदेश में वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। जी विपिन शर्मा जी, जाति की बात हो रही है, हालांकि ये बात सही है, एकदम सच्चाई है कि जाति की बात होती ही होती है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ जितिन प्रसाद को ले लेते हैं, कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरा थे वो, नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को हो सकता है। अगर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है तो बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है एक ब्राह्मण चेहरे का? अगर जी वो तो वक्त ही तय करेगा, क्योंकि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद वोट डाले जाएंगे। क्योंकि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके आधार पे देखिए बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन निश्चित बात है हर एक वर्ग का, हर एक समुदाय का अपना असर होता है। और लेकिन एक बड़ी अहम बात मैं इस चर्चा में लाना चाहता हूं कि 2017 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था, 2019 का लोकसभा का जो चुनाव उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक नया ट्रेंड उभर के आया जब वहां के एक आम आदमी ने जाति, समुदाय, धर्म उससे ऊपर उठकर विकास को तवज्जो देते हुए अपना बेशकीमती वोट डाला। तो इससे बिल्कुल साफ ये निष्कर्ष निकलता है कि एक जन जागृति आई है और लोग भली भांति समझते हैं कि जो राजनीतिक दल विकास को तवज्जो देगा, उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगा, उन्हीं को उनका बेशकीमती वोट जाएगा। और 100 बातों की एक बात कि एक दौर हुआ करता था जब सड़क, बिजली, पानी मुद्दा हुआ करते थे राज्य चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब आप बड़े बड़े बातें करते, अब मुद्दे उठते हैं चुनाव में कि आप एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं, कितना शिक्षा के मंदिर बने, यूनिवर्सिटीज कितनी बनी, एम्स कितनी आई। तो ये बातें बिल्कुल, ये आप इस बात को आप नकार नहीं सकते। यहाँ पर लोगों को विकास चाहिए, विकास का मॉडल। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी देखिए, एक हिंदुस्तान की राजनीति में बात करें, उसके संदर्भ में बात करें, एक नई सुबह का आगाज हुआ था 9 नवंबर 2019 जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक राम मंदिर पर अपना निर्णय दिया। यहाँ पर उसके बाद अपेक्षा करी गई अब कम से कम जितने राजनीतिक दल हैं, राजनेता हैं, वो अब मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के अपनी सियासी रोटियां नहीं सेकेंगे और विकास को तवज्जो देंगे। और यही अपेक्षा एक आम आदमी की भी है। वो क्या चाहता है कि उनके नेता वो हो, राजनीतिक दल वो हो जो उनके अधूरे सपने पूरा करे। और यहाँ पर अभी भी देखिए आप, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, महाविकास अघाड़ी सरकार जो है महाराष्ट्र में, वहां पर भी हम देखते हैं कि अभी इस समय कांग्रेस अपने आप को संतुष्ट करती है कि
यहाँ पर अब गठबंधन हो जाए किसी के साथ भी किसी भी तरह से सत्ता में काबिज रहने के लिए वहां पर। लेकिन देखिए वही मैं स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी आज उसको ऐतराज नहीं है कि अगर गठबंधन में आके किसी ना किसी तरह से, क्योंकि वजूद भी बचाने की बरकरार रखने की भी नौबत आन पड़ी है। तो ये सिर्फ केवल ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वजूद बरकरार रहे, उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि भले ही आप सत्ता में नहीं है इस समय, लेकिन कम से कम एक मजबूत विपक्ष की स्थिति में आपको रहना चाहिए, ताकि सरकार को भी आप घेर सके, उनकी जो खामियां हैं, उनकी जो कमियां हैं। और देखिए जनता जनार्दन है, एट द एंड ऑफ पब्लिक सब समझती है, जानती है। और यहाँ पर जनता को क्या चाहिए कि विकास की अपेक्षा है कि उनके जो काम अधूरे रह गए उनको कौन पूरा करता है। और अभी भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, देखिए ऐसा ना हो, हम लोग यही एक आशावादी होते हुए यही उम्मीद लगाएंगे कि ऐसा ना हो कि जो पश्चिम बंगाल में हाल हुआ। पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हुआ, कहने के लिए वाम दल थे और कांग्रेस थी, टीएमसी थी, भाजपा थी, लेकिन अंत में क्या हुआ कि टीएमसी और भाजपा ही मैदान में नजर आए। तो ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी और भाजपा की टक्कर रहे। तो यहाँ पर कांग्रेस को अपनी पूरी दमखम से उतरना पड़ेगा, रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो रणनीति पहले थी, और ये देखिए आत्मंथन, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को खुद समझने की आवश्यकता है कि जो कारण रहे हैं, जिनके कारण वो जनता से दूर हुए, जनता ने उनको नकारा, तो वही रणनीति पे अगर दोबारा वो बदलाव नहीं लाते तो वो उनके हित के लिए नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप, मंदिर वाली बात आई थी उसी पर बोलना चाह रहे थे क्या? जी, मैं मंदिर वाली बात पर सभी बोलना चाह रहा था कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि हम मंदिर को लेकर आए या फिर हमने मंदिर बनवाया, देखिए मंदिर जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग था, कोर्ट केस पेंडिंग था, कोर्ट केस ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वहां मंदिर बनना चाहिए। सबसे बड़ी पहली बात तो यह लोगों को समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई अगर बोले कि मैं एक पार्टी हूँ और हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, वो बात नहीं चलेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये है, देखिए मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अब उस पर छोटे छोटे विवाद होने शुरू हो गए हैं। देखिए अभी आपने जो वो ट्रस्ट वाला एक विवाद आया था, वो एकदम गायब हो गया। तो ये सब चीजों को अगर हम इंग्लिश में बोले, इसको बोलते हैं डॉग विस्लिंग। डॉग विस्लिंग का मतलब ये है कि आप हिंदुओं को बार बार याद दिला रहे हैं कि देखिए ये पार्टी जो है ये मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है, ये हम सबको दिख रहा है। दूसरा इसका मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ कि देखिए अब एक मुद्दा चला है लव जिहाद का, फिर से आ गया है लव जिहाद पिक्चर में। और एक तीसरा मुद्दा जो धर्म के नाम पे आया है वो ये आया है कि जिस तरह से धर्म जो कन्वर्जन हो रहा है हिंदू से मुसलमानों में और हिंदू से क्रिश्चियनिटी में, उसका एक बार और फिर से चलन चल पड़ा है। तो ये सब मुद्दे देखिए आप देखिए, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही याद दिलाया कि नागरिकता कानून भी जो है वो भी एक तरह से डॉग जनसंख्या को भी राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है, जनसंख्या बिल वो जनसंख्या बिल को उसी से देखा जा रहा है। और तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि जिस तरह से अगर हमने देखा कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो साम दाम दंड भेद पूरा कोशिश में लगी हुई है कि छोटे से छोटा चुनाव भी वो जीत जाए। हमने देखा कि किस तरह से कई जिलों में बम भी फोड़े गए, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको घर से बाहर ना निकले, जिससे वो देखा कि हमने किस तरह से अभद्रता करी गई लोगों के साथ और महिलाओं के साथ। तो ये सब चीजें ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डेस्परेट है इस टाइम की वो कैसे न कैसे भी ध्रुवीकरण करके, उसको पता है कि ध्रुवीकरण अगर करेंगे वो हिंदू मुसलमानों का तो वो बिल्कुल उन्हीं को फायदा होगा। लेकिन अगर हम देखें तो लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है। समय की कमी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बोलिए, एक रिएक्शन विपिन शर्मा जी बोलिए, समय की कमी, छोटा सा बोलना चाहूंगा। देखिए ये अच्छी बात है कि जब नेता राजनीतिक दल आपस में विकास के मॉडल की बात करते हैं, बताते हैं कि ईज ऑफ लिविंग अच्छा हुआ है, इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्योंकि मैं ईशान भाई की बात पे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर भाजपा ने ऐसा जताने की कोशिश नहीं करे कि देखिए वो जो राम मंदिर पे जो निर्णय आया वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को श्रेय जाता है। जो भी होता उसको हमें सर माथे लेना ही था, जिसके भी हक में जाता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि समय की भी कमी है। बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है पूरी तरीके से। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पूरी ताकत झोंकने में जुटे हुए ये शुरुआती दौर देखने को मिल रहा है, उससे लग ये रहा है कि 6 महीने तक ये जो एनर्जी है वो ऐसे ही रहने वाली है। लेकिन तस्वीर कैसी होगी, कितना बदलाव इस तस्वीर में होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। रणनीतियाँ बहुत अलग अलग तरीके की हैं। कांग्रेस को लेकर अगर मंथन किया जाए तो कांग्रेस को खुद में मंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छोड़कर गए हैं या फिर अन्य राज्यों में जो स्थिति इस समय हो रही है, पंजाब को ले ले या फिर किसी भी अन्य राज्यों को, या फिर जो वरिष्ठ नेता छोड़कर पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं उसको ले ले, तो मंथन करने की ज़रूरत यहाँ पर हो जाती है। तभी कुछ हासिल हो सकता है, तभी इस मुकाबले में शामिल हो सकते हैं। वरना उधर से अखिलेश यादव पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं बीजेपी को टक्कर देने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता यह है कि दोबारा सत्ता में काबिज समाजवादी पार्टी हो सकती है, और वो उनके खुद के दम पर, क्योंकि एक युवा चेहरा सामने है उत्तर प्रदेश में। उनकी सरकार को देखा है प्रदेश की जनता ने, कैसे काम हुए हैं उन कामों को भी देखा। तो अखिलेश यादव का कहना यही है, जैसे पहले नारा भी दिया गया था कि काम बोलता है, उसी के आधार पर इस बार भी चलते हुए दिखाई दे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ इस समय सुजाता पॉल कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुजाता जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सुजाता जी, जैसी इस समय परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, प्रियंका गांधी 3 दिनों के लिए वहां पर पहुंच गई है। पहले सड़क पर बैठना, मौन धारण कर लेना, उसके बाद महिलाओं से जाकर मुलाकात करना। बीजेपी इसको पूरे तरीके से चुनावी स्टंट के तौर पर देख रही है, आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर चुनावों की बात करती है तो वो हमेशा स्वयं ही कहती है कि हम जंग लड़ते हैं, वो युद्ध लड़ते हैं। हम चुनावों को चुनावों की तरह लड़ते हैं। हम लोगों के लिए राजनीति करते हैं, हम वोटों के लिए राजनीति नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात, आप एक युक्ति होकर, मुझे पता है कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी जब आपने वो तस्वीरें देखी होंगी उन दोनों महिलाओं की जिनके साथ अभद्रता करी गई थी ब्लॉक चुनाव जब हुए थे, ब्लॉक प्रधान के, तो प्रधान के चुनाव और वो ब्लॉक का चुनाव, उस समय पे जब हुआ उनके साथ उनकी साड़ी तक को उतार दिया। कैसा महसूस हुआ? इस देश की बेटी होने के नाते मुझे लगता है कि हर वो भारतीय जनता पार्टी नेत्री भी अंदर से तकलीफ में होगी, पर बोल नहीं सकते क्योंकि उनके यहाँ बोलने की छूट नहीं है। और अगर प्रियंका गांधी जी ने जाकर वहां पर मौन धारण करके वो बैठी हैं, तो वो बापू के दिखाए रास्ते पर बैठी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह अहंकार में रहकर इस बात का मजाक उड़ाएगी तो ये उनका चरित्र दिखाती है। किसी महिला के साथ गलत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में बात करे। अगर उस बात को उठाया है प्रियंका गांधी ने, तो उस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उन्हें देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मोड से ऊपर उठ के महिलाओं का सम्मान करेगी और इस विषय में जो उचित कार्यवाही है वो करके दिखाएगी। क्योंकि जिस डमी कैंडिडेट को खड़ा किया गया था उसको आदित्यनाथ जी ने कह दिया वो समाजवादी पार्टी का था, वो भाजपा का नहीं, वो डमी कैंडिडेट था, वो भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री का रिश्तेदार था, जिस नेत्री के कहने पे ये सब किया गया था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई सरकार करती है। जो सीधी टक्कर है यूपी में बीजेपी वर्सेस सपा देखने को मिल रही है, कांग्रेस कहां पर है, इस पर रिएक्शन दीजिए। जी, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो आप निश्चित तौर पे सही कह रही है कि धरातल पे वो दिखाई नहीं दी, क्योंकि सरकार किसी और की थी। और ये सरकारें क्यों बनी? ये इसलिए बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, हम कांग्रेस की तरह सोचते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हर पार्टी को अधिकार है आगे बढ़ने का। ये निश्चित तौर पे सत्ता से बाहर रहने का खामियाजा हर एक को भुगतना पड़ता है, सत्ता में रहना आवश्यक होता है। आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो बहुत बड़ा राज्य है और इस वक्त अलग अलग हिस्से में पूर्वांचल को देखेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को या जो बीच का हिस्सा उसको देखेंगे, हर जगह अलग वोटर है। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। जी, कैप्टन आई सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है आपका कैप्टन आई सिंह जी। हमारे साथ सुजाता जी भी इस समय जुड़ी हुई। कैप्टन आई सिंह, इस समय जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, मोर्चा जो है कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने संभाला हुआ है, अखिलेश यादव भी उधर हैं, बीजेपी कितनी तैयार है? क्योंकि हमने काशी का दौरा भी देख लिया, बहुत बयानबाजी उसको लेकर हो रही है। जी काजल, बिल्कुल बहुत अच्छी बात रखी आपने। काजल जी, हमने जो उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, हम वो अपने काम के ऊपर विश्वास कर रहे हैं।
हमारे योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आप देख रहे हो कि विकास में कहीं से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहे, खासकर इस कोरोना काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, जो पूरे भारत में पहला एक ऐसा प्रांत है जिसकी 25 करोड़ जनसंख्या है, और अन्य प्रांतों में तो खास करके जो कांग्रेस के प्रांत हैं, किसी में 2 करोड़ है, किसी में 3 करोड़ है, किसी में 2 से भी कम है, तो वहां पर नियंत्रण ये नहीं कर पाए। मगर 25 करोड़ की जनसंख्या में जो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है, जिस तरह से वहां हॉस्पिटल उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए, हर तरह की मदद जो है ना पहुंचाई है, और साथ साथ जो वहां गरीबी रेखा से जो लोग थे, जो दूसरे प्रांतों से वहां विस्थापित होकर पहुंचे थे, उनके लिए फ्री खाद्यान्न उपलब्ध कराया, हर सुविधा उपलब्ध कराई। तो हम लोगों के बीच में ये लेके जाएंगे कि हमने आपके साथ ये विकास कार्य किए, हर साथ अपना विकास लेके लड़ेंगे हम, और हमें वहां पूरी कांग्रेस को टक्कर में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप कांग्रेस को टक्कर में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे अपनी? नहीं, कांग्रेस को टक्कर में मैं, काजल जी, आपको बड़ा साफ सुथरी बात कहना चाहूंगा। कांग्रेस का हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। कांग्रेस को तो आजकल समाजवादी अपने बराबर तो नहीं समझ रही। वो कहती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना। एक छोटा सा राजभर जो है ना, 1-2-3 सांसद और वो है, तो उन्होंने मना कर दिया कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो कांग्रेस आज कहीं किसी के सामने बराबर नहीं है। अब तो थोड़ी बहुत नोटंकी है, वो तो ये करते ही रहते हैं। प्रियंका गांधी ने मोर्चा तो संभाल लिया है, संभाल चुकी है मोर्चा। काजल जी, प्रियंका गांधी ने ऐसा कौन सा चुनाव जिसमें मोर्चा नहीं संभाला था, और लास्ट में रहित क्या होता है? चलिए ठीक है सुजाता जी, आपको कोई बीजेपी वाले तो कहीं देखते ही नहीं। अब हम बीजेपी वालों से पूछने का ही नहीं देखते। वो तो सपा का पक्ष भी यहाँ पर रख देते हैं कि बीजेपी तो क्या सपा भी नहीं देखती कांग्रेस को। देखिए, मैं बता रही हूँ ना आपको, देखिए इन्होंने कुछ बातें कही, मगर बड़े दुख की बात है जब इनके ऊपर आक्षेप होता है, प्रधानमंत्री पर आक्षेप होता है, तो ये भरभरा जाते हैं, बौखला जाते हैं। लेकिन शब्दों का इस्तेमाल अगर ये नौटंकी की कर रहे हैं, तो नौटंकी हमने बहुत देखी। प्रधानमंत्री की भी नौटंकी देखी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की भी नौटंकी देखी। ये इनका शब्द है, नहीं तो मैं इस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करती। उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई सरकार है। क्यों डरी हुई है? अगर आप वहां पे पंचायत के चुनाव में जिसमें जनता प्रतिभाग करती है उसको देखेंगे, तो 1000 से ऊपर सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 500 के करीब सीटें मिली थी। और उसके बाद ब्लॉक पंचायत तक आते आते प्रचंड बहुमत हो गई। तो कौन से चुनाव को आप मानेंगे? उसको जो जनता ने चुना, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जनता चुनेगी। आप एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों के मन में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, ये आप कर लीजिए। कोविड के समय में हमने लाशों को तैरते हुए देखा। एक महान प्रवक्ता इनके, जिन्होंने मुझे कहा कि दरअसल कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, इसलिए उनके जो शव है उनको गंगा तट पे दबाए गए, मतलब हद कर दी। कोविड के समय में अव्यवस्था हमने देखी। पंचायत चुनाव में जो प्राइमरी शिक्षकों को लगाया गया था ड्यूटी पे, उसमें से 1691 शिक्षक की मृत्यु हो गई, जबकि सरकार का आंकड़ा कहता है 3। तो आप किसका विश्वास करेंगे? और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इस बात पे विश्वास करना चाहे वो ठीक है, लेकिन लोगों का जो दर्द है उस पर आप मरहम नहीं लगा पा रहे हैं। और मरहम लगाने का काम ग्राउंड पे अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। लोकतंत्र की हत्या इसलिए भी हुई है क्योंकि जहां तक एक आखिरी बात, जहां तक आदित्यनाथ जी की बात है, तो वो मुसलमानों से उतनी नफरत नहीं करते जितना वो ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि पूर्वांचल में अगर आप देखेंगे तो जो ब्राह्मण वोट्स हैं वो इनसे पूरी तरह से खफा हो चुका है। और ठाकुर साहब को ये बता दूं कि ये ब्राह्मण वोट कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं। इसलिए रहिए होशियार। कैप्टन आई सिंह, आप सिर्फ दिखावा करते हैं, कांग्रेस धरातल पर है। आप इस चीज को नजरअंदाज करें कि कांग्रेस धरातल पर है, आप सिर्फ हवा हवाई हैं। काजल जी, इन्होंने कहा ब्राह्मण, तो जातिवाद की राजनीति कांग्रेस शुरू से करती आई है। कहीं मुस्लिम समाज की राजनीति करती है, कहीं दलित समाज की करती है, अब ये ब्राह्मणों पे आ गए। और हमारी पार्टी में तो सभी हैं, हमारे यहाँ तो उप मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण है, और दुनिया भर के मंत्री ब्राह्मण है, केंद्र से लेके। आप तो जितेंद्र प्रसाद को ले आए। वही तो कह रहा हूँ कि इनके जितेंद्र प्रसाद उनको नहीं ये संभाल पाए, वो बात कर रहे हैं ब्राह्मण की।
बात ब्राह्मण की कर रहे हैं कि ब्राह्मण वोट जो कांग्रेस को देगा। अरे आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के एक अच्छे पुराने नेता जो थे उनको आप संभाल नहीं पाए, वो बीजेपी में चले गए। और बात तो क्या है काजल जी, जब इनके वो पास संभाल कोई नहीं मुद्दे पाए या बचे फिर तो आप खींच लाए? वो संभाल नहीं पाए या फिर आप खींच लाए? इनकी जो नीतियां हैं उससे इनके पास कोई रहने को तैयार ही नहीं है। आप देखिए ना, जितने अच्छे अच्छे नेता थे इनको सब छोड़ के चले गए। हमने किसी एक को नहीं, हम चलो एक को खींच लेंगे, वैसे हमें खींचने की जरूरत नहीं है। जहां नीतियां अच्छी नहीं होती है वहां अच्छे नेता पसंद भी नहीं करते हैं, वहां बिल्कुल नहीं रहेंगे। ज्योतिराज सिंधिया इनके यहाँ कितने पुराने थे, उनके फादर भी कांग्रेस में रहे, मगर जब नीति उनको अच्छी नहीं लगी कि कांग्रेस में कोई नीति नहीं है, कांग्रेस में सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के अलावा और वहां किसी की पूछ नहीं है, अगर पूछ है तो वहां दरबारी है ना, जो रातों दिन दरबारी बन के खड़े रहते हैं, उनकी पूछ है। जिस तरह से आज पंजाब में हो रहा है, आज पंजाब में देखिए आप कि अरविंदर के और सिद्धू के बीच में तलवार खींची है, और सिद्धू किसके पास आते हैं? प्रियंका गांधी के पास। आज जो है ना कांग्रेस में बडेरा परिवार और गांधी परिवार दो वहां भी खेमे हो चुके हैं, क्योंकि सिद्धू का समर्थन कर रही है प्रियंका बडेरा और अरविंदर का कर रहे हैं क्या ना सोनिया जी, तो वहां भी दो फट हो चुके। तो इस पार्टी का तो अब कोई अब इस पार्टी का कुछ बचा नहीं है। जिस तरह से अभी ये चुनाव, पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनका 0 आया है, अगले विधानसभा में भी 0 आएगा, और अगले 2-1 चुनाव बाद ये खत्म हो जाएगी। लोग ये कहा करेंगे कि कोई कांग्रेस। ठीक है सुजाता जी, अपनी नीतियों को बदलिए। आप अगर आपकी नीतियां नहीं बदलेंगी तो जितिन प्रसाद को हमने देख लिया, सिंधिया को हमने देख लिया, और अभी पंजाब कांग्रेस को भी हम देख रहे हैं। आपको नीतियां बदलने की जरूरत है, ये बीजेपी का कहना है। देखिए, बीजेपी भले ही कुछ भी कहती रहे, मैं बीजेपी की राजनीति आपको समझाना चाहती हूँ थोड़ा सा। इन्होंने किस प्रकार से आम आदमी पार्टी इनकी बी टीम है, और इनकी सी टीम उत्तर प्रदेश में कौन सी है? राजभर, AIMIM, ये सब एक साथ है। और AIMIM के ओवैसी के बारे में इन्हीं के साक्षी महाराज का बयान है कि उन्होंने बिहार में हमारी मदद करी थी, उन्होंने बंगाल में भी मदद करनी है, इसलिए अब उत्तर प्रदेश में भी उनकी मदद करेंगे। उस वीडियो को ये दोबारा तिबारा देखे तो इन्हें समझ में आएगा कि जनता बेवकूफ नहीं है, कब तक भ्रमित करेंगे। जिनको ये दरबारी कह रहे हैं ना, मैं तो इनको दरबारी भी नहीं, इनको केवल गुलाम कहूंगी, क्योंकि दरबारी तो फिर भी कुछ इज्जत का शब्द है, गुलाम है ये। और ये किसके गुलाम है? ये मोदी के गुलाम है। और मोदी किनका गुलाम है? अडानी और अंबानी का गुलाम है। तो ये तो गुलाम के गुलाम हुए। जब बात कर रहे हैं खेमों की, तो मैं इनको बता दूं कि हमारे यहाँ कोई खेमा नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके यहाँ जितनी गुटबाजी दिख रही है ना, उसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री 57 की बहुमत, प्रचंड बहुमत के बाद भी आपको देना पड़ा। 70 में से 57 इनके विधायक, फिर भी एक मुख्यमंत्री 4 साल, दूसरा मुख्यमंत्री 4 महीने, तीसरा मुख्यमंत्री शायद 4 हफ्ते भी नहीं चलेगा। और इनकी गुटबाजी की जो अति है वो देखिए कि मोदी और योगी के बीच में, जिसको ये योगी कहते हैं अजय मोहन पप्पू की गुलामी कर रही हो। मैं आपको देख रहे हैं अजय मोहन बिष्ट ने अरविंद शर्मा को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाने से मना कर दिया। चालू नहीं है, मैं राहुल गांधी से ज्यादा बुद्धि भी आपको मानता हूँ, मगर आपकी ब्रेक के लिए रोकूंगी चर्चा, यहीं से शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सुजाता जी, अपनी बात पूरी करिए। अगर एक दूसरे को ही गुलाम गुलाम बताते रहेंगे तो कैसे यूपी जीतेंगे? देखिए, इनके पास तो नेता नहीं है, इनका तो काम ही है दूसरी की सरकारों को गिराना। इनके अपने आइकॉन नहीं, इसलिए सरदार पटेल के पीछे गए। वैसे सरदार पटेल सबके हैं, मैं ऐसा मानती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए, ये सावरकर को अपना आइकॉन बना के क्यों नहीं दिखाते? ये सावरकर ने जो कुछ कहा है, उन्होंने बहुत किताबें लिखी है, उन किताबों को मेरा आपसे सविनय निवेदन है
कि आप कोर्स में लगाइए, कॉलेजेस में पढ़ाइए, तब पता चलेगा कि आप सचमुच में उन्हें अपना आइकॉन मानते हैं। तो इस वक्त लोकतंत्र खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस प्रकार की गतिविधियां कर रही है वो न केवल लोकतंत्र की हत्या है मगर संविधान पर भी प्रहार है। लेकिन जनता अब धीरे धीरे समझ गई है, उस भ्रम में नहीं आने वाली और वो अपना रास्ता भी ढूंढ रही है और हमारे लोग तमाम काम कर रहे हैं। शायद आप भूल गए कि इंडियन यूथ कांग्रेस के जितने हमारे यंग लड़के लड़कियां हैं उन्होंने आपको रोकूंगी। उत्तर प्रदेश के एडीजी लोग क्या कुछ कह रहे हैं सीधे सुनवाते हैं, आपको रोकूंगी। लालच देकर अन्य धर्मों से इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने हेतु एक पूरा अखिल भारतीय नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसमें कि विभिन्न संवेदनशील वर्ग यथा महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब लोगों को विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सामुदायिक दुर्भावना फैलाकर तथा प्रलोभन देकर इस्लाम में धर्मांतरित करने की साजिश थी। इसी की आड़ में उमर गौतम और इसके साथियों द्वारा चैरिटी के नाम पर हवाला व अन्य माध्यमों से अर्जित धन का प्रयोग करके अपने साथियों के साथ एक षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जाता था। इसी क्रम में इनके तीनों साथी नागपुर से गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें से जो मुख्य फोकल पॉइंट है वो प्रकाश कांवड़े उर्फ एडम, जो कि निवासी गणेश पेठ नागपुर का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है तथा ये स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त किए हुए है। इसकी पत्नी एक इजिप्ट की नागरिक है जिसका नाम माई हसन है। एडम और उमर गौतम लगातार संपर्क में रहते थे और धर्मांतरण की गतिविधि महाराष्ट्र प्रदेश के में निरंतर संचालित कर रहे थे। इसी प्रकार से इसके अन्य साथी कौसर तथा डॉक्टर असलान भी विजय वर्गीय तथा डॉक्टर फराज इत्यादि से जुड़ के ये पूरा धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। एडम का संपर्क मुद्दे पर वापस आते हैं। इस समय दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह, क्यों बीजेपी पर बार बार आरोप लगता है कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या? सभी विपक्षी पार्टियां, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं हो रही, सभी विपक्षी पार्टियां आपको कहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं काजल जी। लोकतंत्र की हत्या ये लोग इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने कभी लोकतंत्र समझा ही नहीं है। लोकतंत्र ये जानते आपने समझ लिया, आपने समझ लिया। हम तभी तो लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं। आज हम जो है ना हर जाति विशेष तो फिर उनको हत्या क्यों दिखाई जा रही है? आप पालन कर रहे हैं तो फिर उनको हत्या क्यों लग रही है? दिक्कत कहाँ है? हत्या नहीं, हाँ काजल जी, मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी किया ही यही है। इंदिरा गांधी के टाइम साधुओं पे सरेआम गोलियां चलवाई गई थी इसी दिल्ली में। जब इनके दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 32 किसानों पे गोलियां चलवाई थी, ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। तो इनका तो शुरू का इतिहास है। हत्या तो सुजाता जी जवाब दीजिए। 2 सेकंड होते हैं, अपनी थोड़ा बात पूरी कर ले। काजल जी क्या है कि आज कुछ बोलने के लिए जरूरत है। लोकतंत्र की हत्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तानाशाही कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या इसलिए कर रहे हैं कि जो किसान बैठे हैं ये उनकी नहीं सुन रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या इसलिए कर रहे हैं। आदित्यनाथ लोगों को कहते हैं कि सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोला तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का कानून लगा दिया जाएगा। लोकतंत्र की जब एंटी-सीए मूवमेंट होता है तो वहाँ पे बैठी महिलाओं को वो कहते हैं सड़कों पे इन लोगों ने अपनी महिलाओं को बैठा दिया है, जबकि हमारा संविधान हर एक को साथ लेकर चलने की बात करता है। लोकतंत्र की हत्या आदित्यनाथ ने तब करी जब उन महिलाओं को उन्होंने कह दिया कि उन लोगों ने उन महिलाओं को चौराहों पे बैठा दिया। ये भूल गए कि इनकी तो अपनी नेत्रियों को इन्होंने चौराहे पे बैठा दिया था, सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी वगैरह को। आप भूल गए वो तस्वीर को? हम नहीं भूले हैं। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब आप महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब आप इन महिलाओं को जेल में डालते भी है, उनके ऊपर दूसरे चप्पल भी चलाते हैं। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब आप इनको जेल में डालते हैं और बताते नहीं है कि कहाँ पे रखा हुआ है। लोकतंत्र की हत्या तब करते हैं जब आप कहते हैं कि जो कानून आपने बना दिए हैं उसको वापस नहीं लेंगे। उत्तराखंड में भी वोट बनाया है जिसका विरोध हमारे अंदर कर रहे हैं और ये
राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ के पैर की धूल भी नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी। कैप्टन आई सिंह, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। कैप्टन आई सिंह, भाषा की मर्यादा जरा बनाए रखिए। ये तोड़ रही है, ये तोड़ रही है भाषा। मर्यादा तोड़ती है। मैंने नहीं तोड़ी है, पहले गुलाम शब्द इन्होंने, मैंने नहीं कहा। तो भाई बता रही हूँ कि ऐसी मर्यादा तोड़ती कि आप भूल जाते। लेकिन आपको बता दूं कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये आज जो कह रहे हैं कि बता दें कि इनके गोलवालकर में हिंदू महासभा के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी या नहीं? क्या इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था नहीं? क्या अंग्रेजों के टक्की है? ये गुलाम मानसिकता वाले लोग हैं, इसीलिए आज भी ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। क्या हमारे संविधान में विश्वास नहीं करते? इन्होंने तिरंगा भी नहीं फहराया था अपने हेडक्वार्टर पे, तिरंगे में ये विश्वास नहीं करते और तुम्हारे की दुहाई देते हैं। जनता समझे तुम्हारे तिरंगे में विश्वास न करे और उसके बारे में बात करे और उसी प्रकार से जब ये संविधान के बारे में बात करते हैं मगर संविधान में विश्वास नहीं करते, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनके स्टालिन, मुसोलिनी और हिटलर रहता है, क्योंकि ये फैसिस्ट नेताओं एक एक करके बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, एक एक करके बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। पटेल का बता दूं कि उन्होंने गोलवालकर को जेल में डाला था। पूछ लीजिए इनसे जेल में डाला था या नहीं डाला था, और आज भी उन्हीं के दिखाए रास्ते पे ये चल रहे हैं। लोगों की बातों को सुनने को ठीक है, एक एक करके बोलिए। दोनों साथ में बोलेंगे तो सही नहीं है और समझ भी नहीं आएगा। कैप्टन आई सिंह, अभी भी मैंने सुना था, हालांकि बहस हो रही थी तो ठीक से आवाज नहीं आ पाई। आप कंपेयर कर रहे थे प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर क्या क्या मतलब था कंपेयर करने का? जैसे ये कह रही, हमने क्या कहा कि कांग्रेस के पास आज अब उनका खुद का पार्टी का, जिस पार्टी का अध्यक्ष जिसके पास ना हो तो उस पार्टी का क्या वजूद होगा? सोचने वाली बात है। 5 साल में ये अध्यक्ष नहीं दे पाई पार्टी। पहले मां थी, जब फिर बेटे को बना दिया, जब बेटा के सामने सारे चुनाव हार गए तो उसने इस्तीफा दे दिया। तब से लेके अभी तक ये अध्यक्ष नहीं चुन पाए, तो इनका भविष्य तो यही पता चल जाता है। तो आपको क्यों चिंता है? पार्टी उनकी है, चिंता आपको क्यों है? हम वही तो बता रहे हैं कि जिसके पास लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र शर्म नहीं आती, माँ को बना दिया, बेटे को बना दिया, भाई जर्सी गाय। मैडम मैं बीच में नहीं बोला, मैडम मैं बीच में नहीं बोला हूँ। ऐसी भाषा प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को न रखते हुए किया है। प्रधानमंत्री की भाषा पे चलने वाले ये गुलाम मानसिकता वो करते हैं जो प्रधानमंत्री करते हैं। गुलाम तो तुम्हारे तुम गुलाम हो मैडम, तुम सबसे बड़ी गुलाम हो मैडम, तुम सबसे बड़ी गुलाम हो जो देश को धोखा दे रही, जनता को धोखा दे रही। ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी। ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी। सुजाता जी, ठीक है, सुजाता जी यूपी इलेक्शन पर वापस आ जाइए। ठीक है, बहस करेंगे आप लोग, समझ नहीं आएगा। सुजाता जी इलेक्शन पर वापस आ जाइए। क्या तैयारी है? बिल्कुल। देखिए मैं बता रही हूँ, इन्होंने कहा कि हमारी अध्यक्ष नहीं है। ये शायद भूल गए कि सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा हैं। इनको शायद पढ़ना लिखना नहीं आता और ये सोचते हैं कि जो इनको व्हाट्सएप पे बता दिया केवल बताइए अपनी डिग्री, बताइए डिग्री तुम्हारी क्या है? बताइए तुम्हारी डिग्री क्या है? कितना पढ़ी हो बताइए। नहीं तुम्हें पढ़ना आता है ना, आगे यहाँ झूठ बोलने के लिए कहाँ से आती हो? किसी का डिग्री करने आती हो? नहीं पढ़े लिखे, कितना पढ़ी हो? मैं रिटायर्ड आर्मी का कैप्टन हूँ। तुम क्या हो? यूपी इलेक्शन पर गुलामी पर कैसे पहुंच जाते हैं आप लोग? गुलामी पर मत पहुंचे। यूपी इलेक्शन, सुजाता जी सवाल मेरा ये है, ये कांग्रेस कितनी तैयार है? क्योंकि टक्कर में दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी को। कितनी आपका लास्ट रिएक्शन सुजाता जी? दिखाई दे, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई पार्टी है और इनके सामने क्योंकि जनता जानती है कि सरकार से जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, जो डेटा तक नहीं बन पाए, क्योंकि डेटा को छुपाया है अजय फर्नांडिस ने, और वो जो डेटा बन जाए उनके परिवार इनके विरुद्ध खड़े हैं, जो बेरोजगार है वो उनके विरुद्ध खड़े हैं, जो प्रताड़ित है वो इनके विरुद्ध खड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से संभाल चुकी है, लेकिन फिर भी बीजेपी का कहना यह है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है, धरातल पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। मुकाबला सीधे सपा और बीजेपी के बीच में है, लेकिन मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत कांग्रेस में है, जैसी स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को देखते हुए। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।
का नाम था अफसर पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असरता।